नमस्कार अंश बाई स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है कलयुग की बेटों की करतूत। जयशंकर जी कुछ दोनों पहले ही सरकारी अधिकारी के पद से सेवानिवृत्ति हुए हैं। जब तक सेवा में रहे अच्छा वेतन और सुविधा मिल रही थी, अब सेवानिवृत्ति के पश्चात रिटायरमेंट में अच्छी रकम मिलने वाली है और हर महीने की पेंशन अलग से आ जाती है। जयशंकर जी और रीमा जी के दो बेटे हैं। दोनों बेटे राज और अनिल बेंगलुरु में मल्टीनेशनल कंपनियां में कार्यरत हैं। जयशंकर जी अपनी पत्नी रीमा के साथ दिल्ली में 2 करोड़ के एक छोटे से मकान में रहते हैं। रिटायरमेंट के बाद से ही बड़ा बेटा राज अपने माता पिता को अपने साथ ले जाना चाहता था। माँ, पिताजी, अब आपका यहाँ रहना हमें अच्छा नहीं लगता, आप हमारे साथ बेंगलुरु में रहिए। तो छोटा बेटा था कि नहीं माँ, पापा आप मेरे साथ रहेंगे। बेटों की इस माँ मनुहार पर रीमा जी पुली नहीं समाती थी। कितना अच्छा लगता है ना जब हमारे बच्चे हमें अपने साथ रखना के लिए जिद करते हैं। लेकिन जयशंकर जी हमेशा एक ही बात कहते हुए उन्हें टाल देते थे कि जब तक हमारी जोड़ी सलामत है तब तक हमें यहीं रहने दो, यहाँ पर हमें अपनेपन का एहसास होता है। दूसरे शहर में लोग भी अजनबी लगता है तो हमें अटपटा सा लगेगा। रीमा जी का अपने बच्चों के साथ रहने का दिल करता था, लेकिन जयशंकर जी हंसते हुए कहती कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा फिर तो चाहे हंसकर यारो कर तुम्हें उनके साथ ही रहना पड़ेगा। इस बात पर रीमा जी नाराज हो जाती थी। आप हमेशा दुनिया छोड़कर जान की बात क्यों करते रहते हैं? आप जानते हैं कि मेरी जीवन में केवल एक ही इच्छा है कि मैं इस दुनिया से सुहागन ही विदा हो। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि दोनों बेटे और बहुएं वीकेंड में उनके घर पर आए। बटन ही बटन में दोनों बेटों ने रिटायरमेंट के पैसों की बात की। पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि हम बेंगलुरु में कारा के मकान में रह रहे हैं। अपनी नौकरी से हमने अपने मकान बनाने के लिए काफी हद तक पैसा जोड़ लिया है, लेकिन फिर भी कुछ पैसा कम पड़ रहा है। तो हम चाहते थे कि रिटायरमेंट से जो पैसा मिलने वाला है वह पैसा आप हमें देकर हमारी मदद कर देते। 2 दिन बाद बेटे बेंगलुरु वापस चले गए, लेकिन उनकी बटन से जयशंकर जी सोच में पड़ गए। सुनिए जी, मैं तो कहती हूँ कि अगर बच्चे रिटायरमेंट के पैसे मांग रहे हैं तो देने में आज ही क्या है, आज नहीं कल, आखिर सब कुछ तो उनका ही है ना। रीमा जी ने जयशंकर जी को समझते हुए कहा। जयशंकर जी व्यवहारिक बुद्धि वाले इंसान थे। वे थे अपने हाथ कैट कर बच्चों को नहीं चाहते थे, लेकिन रीमा वो पैसे हमारे बुढ़ापे के लिए आए दिन हम अखबार में खबर पढ़ने रहते हैं और न्यूज़ चैनल पर भी सुनते रहते हैं कि बच्चे अपने माँ बाप को किस तरह दर दर की ठोके खाने पर मजबूर कर देते हैं। मैं जानता हूँ कि हमने अपने बेटों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। हमारे बेटे ये नौबत नहीं आने देंगे, लेकिन वक्त का क्या भरोसा। रीमा जी ऐसे फैसला भावुक होकर नहीं लिए जा सकते। लेकिन जी आप यह भी तो सोचिए कि हमारे बेटे लायक है। उन्होंने काफी हद तक पैसों का इंतजाम कर लिया है। अब यदि उन्होंने मकान खरीदने का सोचा है तो क्या गलत कर रहे हैं? वह लोग माँ बाप होने की नाती हमारा भी तो फर्ज बनता है उनकी मदद करने का। और जहाँ तक रही हमारे खर्चों की बात, तो वह तो आपकी पेंशन से पूरा हो ही जाता है। रीमा जी के आगे जयशंकर जी कुछ ना बोल पे। रिटायरमेंट के पैसे आधे आधे दोनों बेटों में बांट दिए। कुछ ही दोनों में बेटों ने बेंगलुरु में अपने अपने फ्लैट खरीद लिए। देखते ही देखते 3 साल गए, लेकिन अब रीमा जी की तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी थी। उन्हें भूख लगे बहुत कम हो गई थी, कुछ भी खाती तो उल्टी ए जाती। जयशंकर जी ने कितनी बार डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा, लेकिन रीमा जी डालते रही। एक दिन जयशंकर जी ने महसूस किया कि रीमा जी का शरीर पीला पड़ता जा रहा है और उन्हें बहुत ज्यादा कमजोरी आने लगी है, तो जबरदस्ती उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाने को कहा। रे माझी की हालात गंभीर जानकर डॉक्टर ने उन्हें हॉस्पिटल में ही एडमिट होने की सलाह दी। अगले दिन जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने तुरंत जयशंकर जी को अपने पास बुलाया। रिपोर्ट में कुछ सामने आया था वह दिल डाला देने वाला था। रीमा जी का लिवर खराब हो चुका था और बीमारी अपने अंतिम चरण पर थी। डॉक्टर ने 1 महीने के अंदर अंदर लिवर ट्रांसप्लांट करवा लेने की सलाह दी थी। डॉक्टर ने कहा यदि समय पर ऑपरेशन करवा लिया गया तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। ऑपरेशन का खर्च कम से कम 50 लाख बताया गया, साथ में ही लिवर का कुछ हिस्सा देने के लिए दाता की भी जरूर थी। यह
सब सुनकर जैसी जयशंकर जी के शरीर में जान ही ना रही, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह खुद को संभाले या मौत की दहलीज पर खड़ी अपनी पत्नी को। उन्होंने दोनों बेटों को तुरंत फोन किया और जल्दी से जल्दी घर आने को कहा। लड़खड़ाते कदमों से रीमा जी के पास पहुंचे तो सोच कर दिल बैठा जा रहा था कि रीमा को क्या जवाब दूंगा, डॉक्टर ने क्या कहा, लेकिन वो अपनी पत्नी के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहते थे। डॉक्टर ने क्या कहा, रीमा के इस सवाल पर जयशंकर जी ने कहा, कुछ खास नहीं, लिवर में थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ है, छोटा सा ऑपरेशन होगा, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जोगी। जयशंकर जी की बातें सुनकर रीमा जी चुप तो हो गई, लेकिन उनके चेहरे की गहराती लकीरें कुछ और ही बयान कर रही है। यह बात रीमा जी अच्छे से समझ रही थी। रीमा जी की हालात को कुछ संभालने के बाद कुछ जरूरी दवाइयां देकर उन्हें घर ले जाने के लिए कहा दिया गया और जयशंकर जी को निर्देश दिया गया कि जैसे ही पैसे और दाता का इंतजाम हो जाए हॉस्पिटल में सुचित्र करें। जब बेटे घर पर आए तो जयशंकर जी ने रीमा जी की हालात के बारे में उन्हें बताया, बेटा मेरा ब्लू ग्रुप तुम्हारी माँ के ब्लू ग्रुप से मिलता है और मैंने तो डॉक्टर से कहा भी था कि तुम्हारी माँ को मैं लिवर डोनेट कर देता हूँ, लेकिन डॉक्टर यह कहकर माना कर दिया कि बुढ़ापे और कमजोरी के कारण मेरा लिवर डोनेट करने में जोखिम हो सकता है। बेटा कल तुम दोनों हॉस्पिटल जाकर अपना अपना ब्लू ग्रुप चेक करवा लो ताकि जल्द से जल्द ऑपरेशन का इंतजार किया जा सके। हाँ, डॉक्टर ने 40 लाख का खर्चा बताया है। बेटा तुम तो जानते हो कि मैं अपने रिटायरमेंट का सर पैसा तुम दोनों को दे चुका हूँ, अब ऑपरेशन का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। लिवर देने की बात सुनकर दोनों बेटे एकदम से घबरा गए, लेकिन अपने पिताजी के आगे कुछ ना बोल सकी और अगले दिन अपना ब्लू ग्रुप टेस्ट करवाने के लिए हॉस्पिटल चले गए, यह सोचकर कि क्या पता ब्लू ग्रुप में छीना करें और यदि डॉलर ही नहीं मिलेगा तो पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन जब ब्लू ग्रुप चेक करवाया गया तो पता चला कि दोनों ही बेटों का ब्लू ग्रुप मां से मैच करता था। यह सुनकर जयशंकर जी के दिल को कुछ तसल्ली, तो बेटा कब करवाना है ऑपरेशन? तुम दोनों में से जिसका भी अपनी मां को लिवर देने का मां बनता है जल्दी से जल्दी अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर जो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी माँ की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाए। शंकर जी की यह बातें सुनकर दोनों बेटों का दिल बैठा जा रहा था। पिताजी आप तो जानते ही हैं कि मेरा परिवार अभी तो शुरू हुआ है, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, और फिर ऑफिस का कम छोड़कर बैठ जाऊंगा तो परिवार कैसे चलेगा मेरा? आप बड़े भैया से कहिए माँ को लिवर देने के लिए, कहते हुए छोटे बेटे ने अपना पल्ला झाड़ लिया। जयशंकर जी ने बड़े बेटे की तरफ देखा तो बड़ा बेटा भी आंखें चुराता हुआ बोला, पिताजी मैं भी चाहता हूँ कि माँ जल्दी से जल्दी ठीक होकर घरे जाए, लेकिन जब मैंने आपकी बहू से बात की तो वह खाने लगी कि मांझी की तो उम्र निकाल गई है, लेकिन मेरे सामने तो मेरी पूरी जिंदगी है, इसलिए वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। और बाबूजी मुझे भी उसकी बात बिल्कुल सही लगी। अपने बेटों के मुंह से ऐसी शब्द सुनकर जयशंकर जी की हैरानी का ठिकाना ना रहा, उनका मुंह खुला का खुला रह गया और आंखों से आंसू टपकने लगे। उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि उनके बेटे अपनी माँ के बारे में ऐसी सोच रखते हैं। रात हो चुकी थी और सब लोग सोने चले गए, लेकिन जयशंकर जी की आंखों से नींद गायब थी। उनके सामने अतीत की यादें हिलोर लेने लगी हुई याद करने लगे कि शादी के 5 साल बाद भी जब उन्हें संतान सुख नहीं मिल पाया था तो क्या क्या नहीं किया था उन्होंने संतान के लिए। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा हर जगह जाकर मन्नतें मनी थी, कितने डॉक्टर से इलाज करवाया था, तब जाकर उन्हें संतान प्राप्त हुई थी होगी। अगले दिन सुबह जब जयशंकर जी कमरे से बाहर आए तो देखा कि दोनों बेटे बेंगलुरु वापस जाने के लिए तैयार खड़े थे। जयशंकर जी कुछ बोल अपने की स्थिति में तो नहीं थी, लेकिन अपनी पत्नी के प्यार से विवश होकर जयशंकर जी ढूंढे हुए गले से बोले, ठीक है बेटा, यदि तुम लिवर नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं, तुम पैसों का इंतजाम कर दो, मैंने सोच लिया है, लिवर में दे दूंगा तुम्हारी माँ को। इतना सुनते ही बड़ा बेटा बोला, पिताजी वह पैसे तो घर खरीदने के लिए थे, अब वह पैसे हमारे पास कहाँ रहे? जो भी पैसे थे हमने मकान में लगा दिए। अपने भाई की बात सुनकर छोटा बेटा भी बोला, वैसे पिताजी आपको नहीं लगता कि माँ के ऊपर इतने पैसे खर्च करना, पैसा बर्बाद करना होगा?
और अभी माँ की उम्र ही कितनी बच्ची है, इतना पैसा हमसे मांगने से पहले कुछ तो सोचना चाहिए था आपको बाबूजी। हमारे पास एक फटी कौड़ी भी नहीं जो हम माँ के ऑपरेशन पर खर्च कर सके। कहते हुए दोनों अपने शहर जान के लिए निकाल गए। करीब एक सप्ताह के बाद दोनों बेटे गुस्से में लाल होते हुए जयशंकर जी के पास वापस आए और खाने लगे। बाबूजी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या कभी कोई पिता भी अपने बेटों के ऊपर कैसे कर सकता है? आपने हमारे लिए जो किया है वह आपका फर्ज था। हर माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि वे सब अपने बेटों पर भी कैसे करेंगे। छोटा बेटा बोला तो इस पर बड़े बेटे ने भी कहा, यह सब जो आप कर रहे हैं तो इससे आपकी समाज में कितनी बदनामी होगी यह जानते भी हैं आप। जयशंकर जी जो चुपचाप अपने बेटों की बातें सुनते जा रहे थे और भारी आवाज में बोले, सही का रहे हो तुम दोनों बेटा, बदनामी तो होगी लेकिन मेरी नहीं, बदनामी तुम्हारी होगी कि कैसे बेटे हैं जो अपने माँ बाप के ना हो सके। माँ की बीमारी के इलाज के लिए ही मुझे तुम पर कैसे करना पड़ रहा है। एक बात ध्यान से सुन लो बेटा कि मैं एक आप होते हुए तो तुम्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन एक पति होने के नाते मैं कुछ भी कर जाऊंगा अपनी अर्धांगिनी के लिए, क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ को शादी के साथ वचनों के साथ साथ एक वचन यह भी दिया था कि उसकी रक्षा के लिए मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। राज बेटा, तुम्हें शायद मालूम नहीं है, इसलिए बता डन कि तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारी माँ भी सरकारी नौकरी किया करती थी, लेकिन जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारे पालन पोषण के लिए उसने सरकारी नौकरी तक का त्याग कर दिया। वह सोचती थी कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। वह अपने बेटे की परवरिश के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती थी, और आज जब तुम्हारी माँ जिंदगी और मौत के बीच में झूम रही है, उसे पैसे की जरूरत है तो तुम्हें उसे पर पैसा खर्च करना फिजूल खर्ची लगती है। और अनिल, तुम एक बार जब तुम्हें बचपन में निमोनिया हो गया था तो तुम बुखार में तप रहे थे और मैं और तुम्हारी माँ सर्दी में आधी रात को तुम्हें गौड़ में उठाकर पैदल चलकर डॉक्टर के पास लेकर गए थे, क्योंकि डॉक्टर ने घर पर आने के लिए बहुत पैसे मांगे थे जो कि हमारे पास नहीं थे। आज वही बेटा बड़ा होकर यह कह रहा है कि मौत तो सबको आनी है, एक ना एक दिन तो सबको इस दुनिया से जाना है। फिर इस उम्र में माँ पर लाखों खर्च करने की क्या जरूरत है? बेटा, तुम लोगों की बेंगलुरु में अच्छे कॉलेज में पढ़ने की जिद थी ताकि आगे जाकर तुम्हें अच्छी नौकरी मिल सके। तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए हमने अपना बड़ा पुश्तैनी मकान बेचकर पैसे जुटे ताकि तुम्हें सेटल करने में कोई आर्थिक परेशान आड़े ना आए, और हम दोनों 2 कमरे के इस छोटे से मकान में रहने को भी तैयार हो गए। अपने बेटों के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन वही बेटे आज अपनी माँ के इलाज के लिए एक फटी कोड़ी तक नहीं देना चाहते। मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि जब रीमा को पता चलेगा कि उसके बेटों की उसके बड़े में ऐसी सोच है तो उसे पर क्या गुजरेगी। लेकिन पिताजी, आप यह भी तो सोचिए कि 40 लाख कोई छोटी रकम तो नहीं होती, और उसके बाद भी क्या गारंटी है कि माँ ठीक हो जाएगी। बेटा, मैंने सब कुछ सोच लिया है। अब तुम यह सोचो कि जिंदगी रही तो पैसा तो दोबारा ए जाएगा, लेकिन तुम्हारी माँ दोबारा नहीं ए शक्ति। मैं तो इस छोटे से मकान को भी बेचे को तैयार हूँ, लेकिन इस मकान को बेच कर भी 20 लाख से ज्यादा नहीं मिलेंगे। अब जब तुमने माँ के ऑपरेशन के पैसे देने से साफ साफ इनकार कर दिया है तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिर में मुझे कानूनी रास्ता अपनाना पड़ा और तुम लोगों के खिलाफ कैसे दर्ज करवाना पड़ा। जो रिटायरमेंट के पैसे मैंने तुम्हें दिए थे, अब मुझे वह पैसे वापस चाहिए। जयशंकर जी ने कैसे वापस लेने से इनकार कर दिया। बेटों से बात करने के बाद जब जयशंकर जी रीमा जी के पास कमरे में आए तो रीमा जी उनकी और सवालिया निगाहें से देखने लगी और पूछने लगी, अजी, आप ही बीच बीच में कहाँ चले जाते हो? आजकल मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा, ऊपर से आप भी मुझे अकेला छोड़कर चले जाते हो। मैं अपना सर दिन अखबार और टीवी के भरोसे ही निकाल लेती हूँ। इस पर जयशंकर जी ने नजर चुराते हुए कहा, कुछ नहीं भाग्यवन, तुम्हारा ऑपरेशन कुछ ही दोनों में करवाना है तो इस विषय में बात करने के लिए ही डॉक्टर से मिलने जाता हूँ। वह तो ठीक है, लेकिन काफी दोनों से राज और अनिल भी नहीं आई मुझे मिलने। इस पर जयशंकर स्विच ऑफ हो गई। माँ ही माँ सोने लगे। तुम्हें
कैसे बताऊं रीमा, तुम्हारे दोनों कलयुग की बेटों की करतूत। अपने माँ का गुबार तो मैं भी तुम्हारे सामने खोलना चाहता था, लेकिन मैं तुम्हें वक्त से पहले नहीं मारना चाहता। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने भी कैसे की सनी अगले ही दिन से शुरू करती। ऐसा अनोखा मामला आने पर जज साहब भी हैरान थी कि एक आपको अपने बेटों पर इसलिए कैसे करना पड़ा कि बेटों को पढ़ा लिखा कर सेटल करने के बाद भी वह अपने माँ बाप की जिम्मेदारी तक नहीं उठा कर रहे हैं। कोर्ट ने मामले की नज़ाकत को देखते हुए लगातार 3 दिन तक सनी की और तीसरी दिन जज साहब ने फैसला सुना दिया। फैसला यह था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर दोनों बेटी राज और अनिल अपने पिता से लिए गए रिटायरमेंट के पूरे पैसे बास सहित चुकता करेंगे। यदि वे ऐसा करने में समर्थ है तो उन दोनों चित्रों को नीलम कर दिया। शंकर जी की पत्नी का इलाज करवाया जाएगा। बाहर खड़े मीडिया कर्मियों ने भी इस कैसे को हाईलाइट करना शुरू कर दिया। सामने आई 2 कईयों की बेटों की करतूत। आज का यह फैसला आने वाली पीढ़ियां के लिए सिख बने वाला है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम उनकी देखभाल करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, अपनी हैसियत से बढ़कर उनका पालन पोषण करते हैं। तो आगे जाकर बच्चों के भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने माता पिता का ख्याल रखें, उनकी जरूर को पूरा करें। सभी लोग उनकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। उन्हें एहसास हो रहा था कि उन्होंने कितना शर्मिंदगी भारत कम किया है। थोड़ी ही डर में उनका वकील उनके पास आया और खाने लगा, आप चिंता मत कीजिए, हम इस फैसला के खिलाफ हाय रूप में अपील करेंगे। मैं आप लोगों को जीत देकर ही मानूंगा। लेकिन दोनों बेटों ने साफ साफ इनकार कर दिया। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। घर पहुंचकर बड़ा बेटा राज अपने पिता के पैरों में गिर गया, खाने लगा, कितने गलत थे हम जो अपने आप से जितने चले थे। अगर अपने माँ बाप को हराकर हम जीत भी जाते तो लानत थी ऐसी जीत पर। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं माँ के लिए लिवर की जरूर को पूरा करूंगा और ऑपरेशन के लिए भी पूरे पैसे चुकाऊंगा। इतने में छोटा बेटा अनिल बोला, नहीं भैया, यदि आप माँ को लिवर दे रहे हैं तो पैसे देने की जिम्मेदारी मेरी बनती है। मैं आज ही अपने मकान को गिरवी रखकर लोन के लिए अप्लाई कर देता हूँ। इस पर जयशंकर जी ने अपने दोनों बेटों से कहा, बेटा मैं तुमसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारी माँ को कोर्ट कैसे के बड़े में कुछ भी नहीं बताया, चले नहीं तो एक माँ का दिल हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। दोनों बेटों ने मौन रहकर इस बात के लिए हाँ में भारती। जयशंकर जी ने अब और ज्यादा डर करना उचित नहीं समझा और अगले ही दिन हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख 2 दिन बाद की बताई और रीमा जी को हॉस्पिटल में एडमिट करने को कहा दिया। जयशंकर जी को अब कुछ तसल्ली हो गई कि उनकी पत्नी अब कुछ ही दोनों में बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। डॉक्टर से बात करने के बाद जयशंकर जी अपने दोनों बेटों के साथ घर पहुंचे। घर पहुंचने ही रीमा जी के पास गए, देखा तो रीमा जी अखबार पढ़ने ही सो गई थी। रीमा उठो, हमने डॉक्टर से बात कर ली है, डॉक्टर ने आज ही एडमिट होने को कहा है। देखो हमारे दोनों बेटे भी आए हैं, तुम्हारे दोनों बेटों ने तुम्हारे ऑपरेशन में आने वाली सारी मुश्किलों को हाल कर दिया। शंकर जी रीमा जी के हाथ से अखबार लेने लगे, लेकिन यह क्या, रीमा जी के हाथ तो ठंडा पड़े हुए थे। जयशंकर जी के रूह कैंप गई यह देखकर कि रीमा जी के शरीर में जान ही नहीं थी। दोनों बेटों ने उन्हें हिलाया धूले, लेकिन रीमा जी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। जयशंकर जी ने अखबार उठाकर देखा तो उसे पर पहले पैन पर ही उनके कैसे के विषय में विस्तार से खबर छुपी गई थी और उसे पर बड़े बड़े अक्षरों में हेडलाइन लिखी थी, कलयुग की बेटों की करतूत। आपको यह कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।